स्वदेश प्रेमियों, सादर अभिवादन। आज मैं आपके सम्मुख भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद हरिकिशन जी के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। मैंने एक कहानी की पुस्तक लिखी है, बलिदान गाथा शीर्षक से। इसमें 43 कहानियाँ ऐसे शहीदों की हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा नहीं हुई। जो अति चर्चित शहीद हैं उनसे अलग जो साधारण परिवेश से आए हुए शहीद, भारत माता के चरणों में जिन्होंने अपना रक्त चढ़ाया, उनकी मैंने कहानियाँ लिखी हैं। आज मैं आपको हरिकिशन जी मर्दान के रहने वाले गांव घल्लाघर, वहाँ के रहने वाले हरिकिशन जी के बारे में बताऊंगा। कल 9 तारीख है, कल 9 जून को सन 1931 को उनको फांसी हुई थी। इसलिए भी मैं इस कहानी को सुनाने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। कहानी प्रारंभ होती है। हरिकिशन जी अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, एक किशोर हैं। पिताजी, देखिए भैया मुझे चिढ़ाते हैं कि मैंने पिस्तौल यूं ही बांधी हुई है। उस दिन मैंने अपने पालतू खरगोश को लेकर भागती हुई चील में जब गोली मारी थी, तभी भैया मुझसे यही कह रहे थे कि वो तो अंधे के हाथ बटेर लग गई थी। युवा हरिकिशन ने अपने चचेरे भाई मंगतराम की ओर देखकर कहा। हरिकिशन के पिता गुरदास मल ने मंगतराम की ओर देखते हुए कहा, देख बेटा मंगतराम, हरिकिशन को चिढ़ाया मत कर। मैंने इसे 5 साल की उम्र से पिस्तौल चलाना सिखाया है। इस इलाके में तो कोई ऐसा नहीं है जो हरिकिशन के समान निशानेबाज हो। यही तो चचा समझने की बात है। हम लोग ठहरे बनिया, खेती और धंधा हमारी जीविका है। सूखी मेवा को कराची, दिल्ली, कलकत्ता में बेचकर हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन आपने तो इसे अजीब शौक लगा दिया है। क्या ज़रूरत है कि आप तिलक, अरविंद घोष आदि स्वराजियों की चालों में आ गए हैं। देख मंगतराम, केवल पेट का गड्ढा भर लेना ही तो जीवन नहीं है। केवल पेट का गड्ढा भर लेना ही तो जीवन नहीं है। हर पीढ़ी का एक वर्तमान होता है, इसलिए हर पीढ़ी को अपना वर्तमान संभालना चाहिए। यही तो हरिकिशन कर रहा है, गुरदास मल ने कहा। मंगतराम ने कुछ भिंसते हुए व्यंग भरे शब्दों में कहा, हाँ क्यों नहीं। गांधी के असहयोग आंदोलन में जेल जाकर आप सोचते हैं कि अंग्रेज़ों को भारत से निकाल देंगे। ये आपका भ्रम है चाचा जी। इस हरिकिशन को ही ले लीजिए, है तो इतना छोटा पर इसके हौसले तो देखिए। बादशाह खान की खुदाई खिदमतगार का पैगम मेंबर होकर दिन भर गलियों में गिट्टी तोड़ता रहता है। अरे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप तो जनाब भगत सिंह की नौजवान सभा के मेंबर हैं। मुझे तो ये सब रास नहीं आता। इससे कहिए कि चुपचाप धंधा देखे, इसी में भलाई है। मंगतराम ये सब कुछ इस तरह से कह रहा था मानो वह अपने चाचा गुरदास मल को भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से विरत होने की सलाह दे रहा हो। गुरदास मल मौन हो गए थे। हरिकिशन ने कहा, भैया धंधा आप देख तो रहे हैं, मुझे पढ़ तो लेने दीजिए, फिर उचित धंधा भी कर लूँगा। अभी जल्दी भी क्या है, इस मर्दान ज़िले का नाम रोशन होगा किसी दिन। आप तो चाहते हैं कि ये ज़िला सोता ही रहे। भगत सिंह, बादशाह खान, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति कई शताब्दियों के बाद पैदा होते हैं। आप इनके उद्भव का गुणगान, इनके इतिहास का स्वस्थ वाचन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं तो राष्ट्र मुक्ति की परंपरा से जुड़ा हूँ। हरिकिशन को बीच में ही टोकते हुए गुरदास मल ने कहा, बेटा मंगतराम, समस्त देशवासी इस भारत माता के पुत्र हैं। वंदनी माता की मुक्ति के लिए क्या पुत्र कुछ भी न करे? क्या तुम यही चाहते हो? क्या शोषण का चक्र यूं ही चलता रहे? अरे चाचा जी, आप भी किस फलसफे की बात कर रहे हैं? ये समाज में शोषक और शोषित तो सदैव ही रहे हैं। फिर क्या गारंटी है कि जब आप इस भारत भूमि को अंग्रेजी से मुक्त करा लेंगे तो क्या शोषण रहित, अन्याय रहित ये हो जाएगी? तब आप किसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे? बेटा, जब हम देश की हुकूमत संभालेंगे
तब गरीबों, मेहनतकशों और मजलूमों की हिफाजत करेंगे। हम अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की चाल को उखाड़ फेंकेंगे। देश के स्वाधीन होने के बाद जो भी शासन करेगा उसके अन्याय का हम विरोध करेंगे। मंगत राम ने चुटकी लेते हुए कहा, चाचा, हरिकिशन तो राजनीति पढ़ता है, आप राजनीति का सपना देखते हैं, मैं राजनीति का प्रयोग करता हूँ। यहाँ तो जो भी शासन करेगा वो तो फूट डालने की नीति पर ही चलेगा। आदमी की फितरत ही है कि हुकूमत में आने के लिए समाज में नफरत फैलाई जाए तथा हमदर्दी जीती जाए। ये अंग्रेज ऐसे बीज बोए जा रहे हैं जिससे शासन में काबिज रहने के लिए सियासी पार्टियां हम भारतीयों में सदैव फूट डालेंगी। हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, सवर्ण अछूत, शहरी ग्रामीण, मिल मालिक, मजदूर आदि विभाजन मूलक शब्दावली आपके नेताओं को विरासत में मिलेगी, जिसका दुरुपयोग वे खूब करेंगे। क्या आपने आज़ाद हिंदुस्तान का कोई मुस्तकबिल सोचा है? हरिकिशन ने कहा, क्यों नहीं, हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। बड़े बड़े जमींदारों, धन्ना सेठों और सामंतों को हम नकेल डालेंगे। हम ऐसे कानून बनाएंगे कि स्वतंत्र भारत में ज़मीन का मालिक असल जोता हो, मिलों में मजदूरों के लिए हित सुरक्षित हो, महिलाओं को वाजिब आज़ादी मिले, सबको शिक्षा और काम मिले, गांव को सुरक्षित किया जाएगा तथा ग्राम के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मंगत राम ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे ये सब किताबों की बातें हैं। सदैवी शासन में स्वेच्छाचारिता व अकर्मण्यता के लिए बहाने ढूंढता है और अपने विरोधियों का मुख बंद करता है, चाहे वो मुसलमान हो या अंग्रेज या हिंदू। खैर, मेरी बात तो आप लोग नहीं मानेंगे। अब ये बताएं कि हरिकिशन लाहौर कब जा रहा है? अब तो कॉलेज खुल गए होंगे। गुरुदास मल ने कहा, हाँ, परसों जाएगा वह। लाहौर में पढ़ते हुए हरिकिशन को 4 साल बीत चुके थे। इस बीच उसके विचार वो अवयव पुष्ट रूप हुए थे। नौजवान सभा के सदस्य के रूप में उसकी ख्याति फैल रही थी। उसका नेतृत्व और सूझबूझ उसे विशिष्टता प्रदान कर रही थी। भगत सिंह को जब हरिकिशन की अचूक निशानेबाजी के बारे में ज्ञात हुआ तो एक दिन भगत सिंह ने हरिकिशन को बुलाया और कहा, देखो हरिकिशन, तुम्हारे जोश और होश का मैं प्रशंसक हूँ, लेकिन एक बात सदा याद रखना कि हमारा जीवन तो राष्ट्र के लिए समर्पित है। ये जवानी अगर भारत माता की कोटि कोटि संतानों की स्वाधीनता और उन्नति के लिए प्रयुक्त नहीं हुई तो ये जीवन बेकार है। हम विचारों की दरिद्रता नहीं चाहते। ये जवानी जोश भरी हो, देश हित में समर्पित हो। हम किसी भी तरह के शोषण के विरुद्ध हैं। तुम जैसे नौजवान हो तो इस देश के हाथ और मस्तिष्क हैं। फिर चाहे ये ब्रिटिश हुकूमत हो या आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत, हम शोषकों की जात और राष्ट्रीयता नहीं देखते। हरिकिशन भगत सिंह की बात सुनकर अभिभूत हो गया था। उसे यूँ मौन देख भगत सिंह ने उसे अपने वक्ष से लगा लिया। समस्त देश की ही बात पंजाब में अंग्रेज़ों का दमन चक्र तेज हो गया था। कांग्रेस 26 जनवरी 1929 को भारत को गणतंत्र घोषित करने का संकल्प ले चुकी थी। इसके पूर्व लाहौर केस की अनुगूंज चारों ओर हो रही थी। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कर दी थी। 8 अप्रैल सन 1929 को असेंबली में बम फेंककर वे अंग्रेजी सरकार के बहरे कानों को खोलने के प्रयास में गिरफ्तार हो चुके थे। लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा रोज अखबारों में छपता रहा था। अक्टूबर 7 सन 30 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा हो चुकी थी। इससे क्षुब्ध हो पंजाब के युवकों ने अपने अपने ढंग से अपने क्रोध व क्षोभ को प्रकट करने का संकल्प लिया था। ऐसे ही एक संकल्प के अंतर्गत हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर जॉफरे डी मॉन्टसे को हत्या करने का निर्णय उसकी बर्बरता के कारण लिया था। 23 दिसंबर 1930 सवेरे से ही जाड़े की प्रबल मार थी। रात में बेतहासा हिमपात हुआ था। नलों में पानी जम गया था। पेड़ों पर बर्फ जमी थी। आज पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत आयोजन था, जिसका संबोधन करने के लिए गवर्नर पधार रहा था। दीक्षांत भाषण को सुनने के लिए हरिकिशन भी गोल ईंठी हुई केसरिया पगड़ी लपेटे एक कुर्सी पर बैठा था। पुलिसकर्मियों से घिरा हुआ गवर्नर आया और मंच पर उसने अपना आसन ग्रहण किया। अंग्रेजी शासन के प्रति निष्ठा और अनुशासन को धारण करके शिक्षा से अपना जीवन समुन्नत करने के लिए गवर्नर विद्यार्थियों को उद्बोधन दे रहा था। श्रोता मंत्रमुग्ध हो सुन रहे थे। उसी समय हरिकिशन अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। उसने कमर से पिस्तौल निकाली और गवर्नर के सर को निशाना बनाते हुए पहली गोली दागी। गवर्नर का सौभाग्य था कि हरिकिशन की कुर्सी की पिछली एक टांग थोड़ी छोटी थी, अतः नली से गोली निकलते ही कुर्सी पीछे को खुट करती हुई हिली और गोली गवर्नर के सर के ऊपर लगे विक के बालों को फड़फड़ाती हुई निकल गई। उसने दूसरी गोली कुर्सी को सीधे दाबते हुए बिना किसी देर के दाग दी, जो गवर्नर के बाएं हाथ को चीरती चली गई।
हरिकिशन की तीसरी गोली के निकलने से पूर्व ही एक सिपाही गवर्नर के सामने आ गया था, जिससे उसका सर फड़ाक की आवाज़ के साथ उड़ गया था। उपस्थित लोगों ने हरिकिशन को पकड़ लिया। इसी सिलसिले में हरिकिशन के पिता भी अपने गांव से गिरफ्तार हो आए थे। पिता और पुत्र को मियांवाली जेल में डाल दिया गया था। काल कोठरी की त्रासदायी नीरवता से हरिकिशन एक पत्र अपने पिता को लिख रहा था। पिताजी, देश के लिए हमारे नायक भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई है। आप मेरी काया की चिंता न करें। मैं अनंत कीर्ति की यश काया धारे भारत माँ की मुक्ति का सपना संजोए प्रसन्नतापूर्वक कल फांसी का फंदा चूमूंगा। ये संसार तो प्लेटफार्म है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु की गाड़ी का टिकट कटाना पड़ता है। मुझे अफसोस है कि आपकी दी गई ट्रेनिंग के बावजूद मैं गवर्नर की खोपड़ी को ढाक के फूल की तरह खिला नहीं पाया। ठीक है, मैं पुनः इस देश की मुक्ति के लिए जन्म लूँगा। आपने मुझ में जो प्रेरणा उत्पन्न की है वह तो भारत से अंग्रेज़ों को निकालने के बाद ही मुझे तब तक बलिदान होने के लिए प्रेरित करेगी जब तक इस भारत में आदमी के द्वारा आदमी का शोषण खत्म न हो। मेरे नायक भगत सिंह का ये कहना था कि स्वतंत्र भारत में यदि फूट डालो और राज करो की नीति चलती रही तो बलिदान की परंपरा मंद नहीं पड़नी चाहिए। खैर, अभी तो हम ये नहीं जानते कि भारत इन अंग्रेज़ों से कब मुक्त होगा। हम तो स्वतंत्रता की देवी के पालकी के कहार हैं। मेरा आखिरी पदबंधन स्वीकारें। मेरी महायात्रा निष्कंटक हो, इसका आशीर्वाद दें। ईश्वर से प्रार्थना है कि अगले जन्म में मैं आपको ही पिता के रूप में प्राप्त करूं। आपका चरणोदक ग्राहक हरिकिशन। अपनी कोठरी में बैठे बैठे गुरुदास मल ने इस पत्र को कल से कई बार पढ़ा था। आज 4 बजे ही उनकी कल्पना ने हरिकिशन को फांसी पर ले जाए जाने का दृश्य अपने मस्तिष्क में रचा था। उनके अंदर घबराहट हुई थी, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण द्वारा प्रतिपादित आत्मा की अमरता के सिद्धांत से उन्हें कुछ शांति मिली थी। सहसा बैठे बैठे उन्हें झटका सा लगा और वे हाथ जोड़े खड़े हो गए। अनंत आकाश की ओर देखने लगे, मानो हरिकिशन के प्राण अंतिम दर्शन कर रहे हों। उन्हें लगा कि साक्षात धर्मराज अपने दिव्य रथ पर हरिकिशन को बैठाए लिए जा रहे हैं। रोमांचित गुरुदास मल की आंखों में आंसू सूख गए थे। पिछले 25 दिनों में गुरुदास मल ने हरिकिशन के पत्र को न जाने कितनी बार पढ़ा था। अब तो ये पत्र ही उनकी गीता और रामायण हो गया था। बार बार पत्र को वे पढ़ते और पढ़ते समय उनकी दृष्टि उस पंक्ति पर अड़ जाती जिसमें अगले जन्म में भी उन्हें पिता के रूप में प्राप्त करने की कामना हरिकिशन ने की थी। गुरुदास मल को भगवान विष्णु द्वारा मनु को अगले जन्म में पिता के रूप में प्राप्त करने का आश्वासन स्मृत हुआ। उनके प्राण छटपटाने लगते और इस छटपटाहट में भी उन्हें आनंदानुभूति होती। आज हरिकिशन की फांसी को 25वां दिन था। हाथों में हथकड़ी डाल सिपाहियों ने गुरुदास मल को अदालत के सम्मुख पेश किया। सत्र न्यायाधीश को मालूम था कि गुरुदास के पुत्र को जून में फांसी हो चुकी है, अतः वह इस मुल्यम के हाव भाव देखने को उत्सुक था। गुरुदास मल कटघरे में मौन खड़े थे। जज ने पेशकार की ओर देखते हुए कहा, बयान मुल्यम तैयार हैं? पेशकार ने बयान मुल्यम का कागज़ बयान लिखने के लिए जज की ओर बढ़ा दिया था। प्रश्नों का उत्तर देते समय गुरुदास मल के मुख पर उभरने वाले भावों को जज देख रहा था। अंत में जज ने एक सवाल पूछा, ये मुकदमा आप पर क्यों चला? गुरुदास मल ने जज की ओर देखते हुए कहा, यदि अपने देश की स्वतंत्रता की बात करना अपराध है तो इस अपराध का दोषी होने के लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरा दोष यह है कि मैं एक ऐसे पुत्र का पिता हूँ जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चिढ़ाते हुए फांसी का फंदा चूमा है। मेरा अपराध यह है कि अंग्रेजी शासन को अब भारत छोड़ने का डर सताने लगा है। अब इस शासन के दिन गिने चुने हैं। समस्त विश्व में स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में अंग्रेजी शासन अपने दमन, अपनी हृदयहीनता और निशंसता के कारण सदियों तक स्वतंत्रता प्रेमियों को थर्राता रहेगा। जलियांवाला नरसंहार, सोलापुर, चटगांव आयुधागार में नरसंहार तथा असंख्य भारतीयों की स्वतंत्रता की कामना के अपराध में दिया जाने वाला मृत्युदंड अंग्रेजी प्रजातांत्रिकता व निष्पक्षता की धज्जियाँ उड़ाने को काफ़ी है। जज ने टोकते हुए कहा, तो आप चाहते क्या हैं? वैसे ये सवाल मैं आपसे यूं ही पूछ रहा हूँ, आप चाहते क्या हैं? गुरुदास मल ने थोड़ा रुकते हुए कहा, जज साहब, मैं हरिकिशन का पिता बनना चाहता हूँ अगले जन्मों में भी। मैं हरिकिशन का पिता बनना चाहता हूँ अगले जन्मों में भी। इस पर जज ठहाका लगाकर हंसा था। दूसरे ही क्षण जज ने देखा कि गुरुदास मल कटघरे में नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं और कटघरे में औंधे होकर गिर पड़े हैं। सिपाही दौड़े। जज चिल्लाया,
लेकिन तब तक गुरुदास की आत्मा पिंजरा छोड़कर चली गई थी। इस प्रकार गुरुदास मल की मृत्यु कटघरे में खड़े खड़े 19 जुलाई 1931 को हुई और जबकि हरिकिशन की फांसी की सज़ा 9 जून 1931 को हुई थी। बंधुओं, ऐसे अनेकानेक शहीद हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिए हैं। ये स्वतंत्रता हमारी बनी रहे, हमें हमारे जन सामान्य को सुरक्षा मिले, उनका कल्याण हो, इसी भावना से अंतर्गत ये शहीदों पर कहानियाँ मैंने लिखी हैं। जय हिंदी, जय नागरी।